अब हम देखेंगे 1935 का अधिनियम। इससे पूर्व के आपने पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के देख लें। तो देखो अब होता क्या है व्यवस्था इसके अंदर कि सरकार काफ़ी कुछ कार्य करती है। इस कार्य के बाद में भी सरकार को ये लगता है कि जैसे वो 1932-33 में क्या करती है, जो राष्ट्रीय आंदोलन होता है उसको दमन करने में हालांकि सफल हो जाती है, लेकिन सरकार इस कड़वे सत्य से भी भली भांति परिचित हो जाती है कि वो इस तरीके से दमन के द्वारा भारतीयों को अधिक समय तक दबाने में वो सफल नहीं हो सकती। तो इस कारण वो सरकार क्या चाहती थी, राष्ट्रीय आंदोलन को क्या चाहती थी, स्थायी रूप से कमज़ोर बनाने के लिए उसने एक रणनीति बनाई। इस रणनीति के अंदर जो सरकार के नीति निर्माताओं हैं उन्होंने बहुत ही व्यापक रूप से विचार विमर्श करके ये तय किया कि आंदोलन को किस तरीके से क्या किया जाए, कमज़ोर किया जाए। तो उसके लिए उन्हें लगा कि इसके लिए क्या, ये सारे आंदोलन का जो नेतृत्व कौन कर रही है, कांग्रेस कर रही है, तो इस कांग्रेस को क्या कर दिया जाए, कमज़ोर कर दिया जाए, यानी कांग्रेस के अंदर फूट डाल करके कांग्रेस की जो एकता है उस एकता को समाप्त किया जाए। इसके लिए वो क्या चाहती थी, संवैधानिक सुधारों का एक जाल फेंक करके क्या करना चाहती थी, कांग्रेस के एक बड़े हिस्से को क्या करना चाहती थी, औपनिवेशिक प्रशासन में शामिल करना चाहती थी। यानी कांग्रेस के वे लोग जो क्या थे, नरमपंथी थे। और इसके बाद में अब क्या हुआ, उन लोगों का विश्वास यानी उनको उन्होंने जन समर्थन खो दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन और उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के कारण ऐसे लोग क्या करते थे, अब हाशिए पर चले गए थे, जनता के अंदर उनका कोई समर्थन नहीं रहा था। तो ऐसे लोगों को वापस सरकार अपने साथ क्या करना चाहती थी, जोड़ना चाहती थी। इसके लिए सरकार ने बड़ी ही दीर्घकालीन इसमें राजनीति उपाय निकाला था, यानी दीर्घकालीन रणनीति तय की थी। और इसके अलावा इसके कारण सरकार अब चाहती थी कि दमन अस्थायी उपाय, वो स्थायी नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि कांग्रेस को ही टुकड़ों के अंदर बांट दिया जाए और उन वर्ग को जो कौन, या तो उदारवादी या संवैधानिक जो नरमपंथी है, उन लोगों को सुधारों के द्वारा सरकार की ओर आकर्षित किया जाए। और इस तरीके से सरकार का ये मानना था कि जो ब्रिटिश शासन के अंदर आस्था रखने वाला एक निष्ठावान वर्ग उन्हें प्राप्त हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, जन आंदोलन की मुख्य धारा से अलग हो जाए। इसके अलावा सरकार का यह भी मानना था, इसके लिए उसने प्रांतीय स्वायत्ता भी दी, जो इसमें आगे हम पढ़ेंगे। प्रांतीय स्वायत्ता द्वारा भी वो क्या करना चाहते थे, कांग्रेस के अंदर और लीडर, उसका मानना था कि इससे क्या होंगे, प्रांतों के अंदर जो प्रभावशाली नेता तैयार होंगे और धीरे धीरे उन नेताओं को हम क्या करेंगे, विशेषाधिकार देंगे, जैसे हमने सांप्रदायिक के अंदर फूट डाली। तो इस प्रकार से कांग्रेस का प्रांतीयकरण कर देंगे और ये नेता क्या करेंगे, अखिल भारतीय नेतृत्व को अपने आप समाप्त कर देंगे। या तो ये लड़ झगड़ करके समाप्त कर देंगे, अगर समाप्त नहीं करेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व कमजोर जरूर हो जाएगा। तो इसको लेकर के ही एक अंग्रेजों ने सबसे बड़े हथियार। इसके अलावा सरकार का ये मानना था कि एक बार जब सत्ता का स्वाद को चख लेने के पश्चात कांग्रेसी भी जो क्या करेंगे, वो संघर्ष और बलिदान की राजनीति के अंदर क्या करेंगे, वापस नहीं लौटेंगे। और इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इन सुधारों के माध्यम से कांग्रेस को वामपंथियों में, संविधानपंथियों में, दक्षिणपंथियों बांट देंगे और ये आपस में क्या करेंगे, झगड़ेंगे। और तो इससे राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और बच्चे अगर कोई जैसे वामपंथी जैसे लोग पीछे बचेंगे तो उनका क्या कर देंगे, वो दमन कर देंगे। तो इसी को लेकर के ये सरकार ने इस तरीके की योजना लेकर आई थी। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अब देखते हैं इसको महत्वपूर्ण। 1935 का अधिनियम एक विस्तृत अधिनियम था। विस्तृत कैसे, इसके 14 भाग थे, इसमें 321 धाराएं थी। इसके अलावा इसके अंदर कितनी थी, 10 अनुसूचियाँ थी। तो इस कारण ये क्या था, बड़ा ही विस्तृत दस्तावेज था। अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया यह अंतिम महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था थी, यानी इसके बाद में अंग्रेजों ने कोई भी ऐसी संवैधानिक व्यवस्था वो लेकर के नहीं आए थे। इससे लागू करने के लिए भी कई कारण थे। सबसे पहले इन कारणों के ऊपर हम देखेंगे कि आखिर इन्हें लागू करने के लिए सरकार के क्या कारण थे, उन क्या परिस्थितियाँ जिम्मेदार थी। उसमें पहला कारण था 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, वो भारतीयों को क्या कर पाया था, संतुष्ट नहीं कर पाया था। इसी कारण इस अधिनियम को कांग्रेस ने क्या कहा था, असंतोषजनक, अपर्याप्त और निराशाजनक इसको कहा था। तो इसी बात को लेकर के भी भारतीयों के अंदर क्या था, असंतोष था। इसके अलावा जो भारतीय संवैधानिक सुधार उसके संबंध में सुझाव देने के लिए नियुक्त था साइमन कमीशन का भी भारतीयों ने क्या किया था, विरोध किया था, क्योंकि इसमें एक भी
जो सदस्य था वो भारतीय नहीं था, और इसकी नियुक्ति ने भी ये सिद्ध कर दिया था जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार थे वो पूर्ण नहीं थे। तो इस तरीके से एक तरीके से ये सरकार की स्थिति अपने आप भी यहाँ पर कमज़ोर हो रही थी। दूसरा इसका अगला कारण था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अंग्रेजी साम्राज्य विरोधी भावना को क्या कर दिया, बढ़ाई, तेज कर दिया। इससे अंग्रेजों के अंदर क्या, अंग्रेजों के ऊपर क्या बना, दबाव बना, और इसी स्थिति को लेकर के अंग्रेज क्या करेंगे, आगे चल कर के यह अधिनियम लेकर आए थे ताकि वो क्या करें, कांग्रेस के अंदर फूट डाल सके, जिसके बारे में मैंने आपको प्रारंभ के अंदर बात की थी। तो इसी कारण वो थोड़ा बहुत सुधार दे करके इस जो कांग्रेस का जो एक वर्ग है नरमपंथी उदारवादी, उनको क्या करना चाहते थे, संतुष्ट करना चाहते थे। तीसरा जो कारण है वो कारण है गांधी इरविन समझौता। वो भी क्या किया, कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल सका, क्योंकि पहले लॉर्ड इरविन ने डोमिनेंट स्टेट से संबंधित घोषणा की थी और इसके बाद में दोनों के बीच में समझौते की भूमिका बनी थी। इस भूमिका के बाद गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर भी भाग लिया था, लेकिन वहां जब गए तो गांधी जी ने देखा कि ब्रिटिश सरकार तो वहां तो भारतीयों को ही आपस में क्या कर रहे, झगड़ा रहे और आरक्षण का और अलग अलग जातियों में, वर्गों में बांटने का जो षड्यंत्र रच रहे। तो इस तरीके से इस समझौते ने स्थायी शांति का कोई समाधान नहीं निकाल पाए थे। तो इस तरीके से भी क्या था, यहाँ पर फिर दोनों के सरकार के बीच में आया कि भाई कुछ न कुछ भारतीयों को संतुष्ट किया जाए। अगला है जो लंदन के अंदर हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, एक श्वेत पत्र जारी किया था। कब कब 1930, 31 और 32 के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य क्या था, भारत में जो संवैधानिक विकास है उसके मुद्दे पर विचार विमर्श करना और आगे की रणनीति तय करना था। लेकिन हालांकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ कोई निर्णय नहीं लिया गया, यानी ये कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया। इसके बाद में तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद में इसमें कुछ नए सुधारों का उल्लेख था, और वही इनमें से कुछ संशोधनों के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर पारित किया। इसमें जो निर्णय लिए गए उसी निर्णयों को इसके अंदर क्या किया गया था, शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण, जैसे स्वराज्य दल की भी भूमिका हम देख सकते हैं, इधर जो नेहरू रिपोर्ट थी उनकी भी भूमिका हम इसमें देख सकते हैं। इन सारी वो परिस्थितियाँ थी, वो सारे कारण थे जिनके कारण ब्रिटिश सरकार को क्या लेकर आना पड़ा, भारत शासन अधिनियम 1935 लेकर के आना पड़ा था। अब देखेंगे 1935 के अधिनियम की क्या थी प्रमुख विशेषताएं, उन विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे। तो इसके अंदर जो पहली विशेषता थी वो 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता प्रदान कर दी थी। पूर्ण स्वायत्ता का क्या नुकसान था मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो के प्रारंभ। अब आपको कमेंट करके बताना है कि यह द्वैध शासन कब से कब तक चला था। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था 1919 के अधिनियम के अंदर। तो इसके द्वारा क्या कर दिया गया, प्रांतों के अंदर तो द्वैध शासन उसको समाप्त कर दिया, लेकिन इससे कहाँ लागू कर दिया गया, इसे केंद्र के अंदर लागू कर दिया गया इस द्वैध शासन को, जिसके बड़े ये जो विपरीत परिणाम वो निकल कर आए थे। तो इस तरीके से सरकार क्या करना चाहती, सरकार सिर्फ भारतीयों का विभाजन करना चाहती थी, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहती थी वो। अगला है दूसरा, प्रांतों में 2 सदन वाले विधायिका की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी, यानी तो इसके लिए सभी प्रांतों में नहीं थी, ये 6 प्रांतों में थी, जैसे बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, आसाम और बिहार। इन प्रांतों के अंदर 2 सदन वाली क्या की गई, विधायिका की व्यवस्था की, जिसमें उच्च सदन को विधान परिषद और निम्न सदन को क्या कहा जाता था, विधान सभा के नाम से जाना गया था। इनमें अलग अलग सदस्य थे और इन सदस्यों को जिसमें से कुछ प्रत्यक्ष चुने जाते थे, कुछ का वैसे अधिकतर इसमें क्या होते थे, नॉमिनेट सदस्य ही हुआ करते थे। अगला देखेंगे, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का क्या किया गया था प्रावधान। वैसे देखने में ये बड़ा ही अच्छा दिख रहा है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का, जिसमें क्या था, गवर्नरों द्वारा शासित प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर इस अखिल भारतीय संघ यानी फेडरल की स्थापना का प्रावधान था। लेकिन इसके अंदर शर्तें ऐसी लगा दी, यानी गाड़ी तो है अच्छी दिख रही है, लेकिन उसके चारों तरफ क्या लगा दिए गए, ब्रेक लगा दिया, वो अपने जगह से क्या थी, हिल नहीं रही थी। यानी इस संबंध में तब तक कोई घोषणा नहीं की जा सकती जब तक निर्धारित संख्या में देशी रियासतें संघ में शामिल होने के इच्छुक नहीं हो। यानी इनको क्या था, इन्हें रियासतों का शामिल होना इसमें क्या था, जरूरी नहीं था, वैकल्पिक था, और उनके लिए 2 शर्तें भी लगाई गई थी, जिसमें क्या थी, पहली शर्त ये थी कि रियासत के प्रतिनिधियों में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाले रियासतें संघ में क्या हो, सम्मिलित न हो। दूसरी ये कि रियासतों की कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाले रियासतें संघ में सम्मिलित न हो। जब तक ये 2 शर्तें पूरी नहीं होगी
तब तक क्या होगा, उस संघ का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो रियासतों ने इस क्षेत्र में कोई अपनी रुचि नहीं दिखाई। इसके अलावा जो शर्तें इनके रियासतों के बीच में जो संघ के अंदर शामिल होने के समय की जानी थी, उनका उल्लेख भी एक प्रपत्र के अंदर, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया, उसमें करना था। लेकिन ये कभी भी संघ क्या है, अस्तित्व में नहीं हो पाया था। और 1946 तक केंद्र सरकार भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार ही चलती रही थी, है ना, क्योंकि इस तरह रियासतों ने कोई इसमें रुचि नहीं ली। हालांकि बाद में जब कहने का प्रयास किया भी, तब रियासतों ने, जो आगे हम देखेंगे, ऐसे मुद्दों की जो बातें कर दी जिनका तत्काल क्या था, कोई समाधान संबंध। अगला पॉइंट है, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। प्रांतों के अंदर तो द्वैध शासन क्या किया कर दिया, समाप्त कर दिया गया, लेकिन इस व्यवस्था को केंद्र के अंदर इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो इससे भी बड़ा क्या हुआ, नुकसान उठाना पड़ा था भारतीय परिदृश्य के अंदर। इस अधिनियम के द्वारा समस्त विषयों को 3 सूचियों के अंदर बांट दिया गया। 3 सूचियों के अंदर कौन सी, एक तो संघ सूची, जिस पर कौन बनाएगा, कानून, इस पर प्रांत यानी केंद्र बनाएगा। प्रांत सूची, इस पर कानून कौन बनाएगा, प्रांत बनाएगा। और अगली समवर्ती सूची, इस पर केंद्र और प्रांत दोनों ही सूची पर क्या करेंगे, कानून बना सकेंगे। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई मतभेद होता है, तो मतभेद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा, इसमें लागू होगा। तो इस तरीके से जो ये विभाजन था, हालांकि भारतीय संविधान के अंदर इस विभाजन को हूबहू शामिल जरूर कर लिया गया, लेकिन उस समय के लिए ये विभाजन क्या था, उतना दोषपूर्ण विभाजन इसके अंदर ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इसमें एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके निर्णयों के विरुद्ध कुछ मामलों में इंग्लैंड के अंदर प्रिवी काउंसिल में अपील की जाती, यानी संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1937 के अंदर की गई थी। लेकिन ये भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं था, क्योंकि इसके निर्णयों के विरुद्ध इंग्लैंड की जो प्रिवी काउंसिल है उसमें अपील की जा सकती थी। यानी ये जो न्यायालय था, वो न्यायालय भी क्या था, अंतिम न्यायालय नहीं था, है ना, यानी ये फाइनल न्यायालय नहीं था। इस तरीके से अगला पॉइंट देखेंगे, 7वां, इस अधिनियम के द्वारा 1858 के अधिनियम द्वारा स्थापित कौन सी इंडिया काउंसिल, बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको समाप्त कर दिया। और इसके स्थान पर भारत सचिव के लिए क्या की गई, सलाहकारों की इसकी नियुक्ति की गई थी। और अगला पॉइंट है, सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली, उसका क्या किया गया था, विस्तार किया गया था। और दलितों के लिए भी सांप्रदायिक आधार पर क्या किया गया था, निर्वाचन प्रणाली का इसमें प्रावधान किया गया था। यानी सांप्रदायिक प्रणाली को न केवल बरकरार रखा गया, बल्कि उसका क्या किया गया, बड़ा ही विस्तार कर दिया गया। यानी अब दलितों को, अगला जो पॉइंट है वो है कि इस अधिनियम के द्वारा एक केंद्रीय बैंक का प्रावधान किया गया था, जो क्या कहलाया, भारतीय रिजर्व बैंक। यानी 1935 के अंदर इसकी क्या की थी, स्थापना। जो फेडरल कोर्ट है उसकी स्थापना 1937 में की गई थी, और जो केंद्रीय बैंक है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1935 के अंदर, है ना। जो इसके हमने पहले का पार्ट देखा था, है ना, जिस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय है, इस न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1937 के अंदर की गई थी। अगला जो देखेंगे 10वां पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, रेलवे के नियंत्रण, निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण का की भी क्या किया गया, प्रावधान। तो इस तरीके से काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें, और इन बातों को जो भारत का जो नया संविधान बना, इसमें इन सभी बातों को क्या कर लिया गया, बाद में शामिल कर लिया गया। यानी बहुत सारी ये बहुत अच्छी बातें भी थी इसमें, लेकिन दोष भी थे काफ़ी सारे। तो इस कारण भी इसका हमें जो मूल्यांकन है, वो मूल्यांकन करते समय युक्ति इसका क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो इसके अलावा इसमें ब्रह्मा को भारत से क्या कर दिया, पृथक यानी अलग कर दिया गया। और सिंध और उड़ीसा नामक 2 प्रांत, अब ब्रिटिश भारत में कुछ कितने हो गए, 11 प्रांत। बहुत बार पूछा गया कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तो अंतिम समय में कितने प्रांतों की संख्या थी, 11। यानी 1935 के जो अधिनियम से पहले प्रांतों की संख्या 9 थी। बाद में सिंध और उड़ीसा 2 प्रांत नए बना दिए, और अब नए प्रांतों की संख्या कितनी हो गई, बढ़कर 11 हो गई थी। अब देखेंगे इसका क्या करेंगे, हम आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। यानी अब ये कहाँ तक जायज़ था, क्या सही था, क्या गलत था, इसमें उनके बाद हम करेंगे इसका सही तरीके से आलोचनात्मक हम क्या करेंगे, विवेचन करेंगे। तो अब देखो, प्रांतों के अंदर उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया। यानी प्रांतों को अब क्या किया गया, सीधा यानी हटाकर सीधा जो ब्रिटिश सम्राट था, उस सम्राट यानी जो ताज था, ताज के प्रति अब क्या कर दिया, उसको
जिम्मेदार बनाया गया। यानी अब सीधे से प्रांतों को या भारतीय गवर्नर या उनके अधीन यानी भारत का सचिव उनके अधीन यानी जो आला कमान वाले आदेश है उनसे उनको क्या कर दिया गया था, मुक्त कर दिया गया था। और उन्हें सीधे तौर पर प्रत्यक्ष और सीधे तौर पर क्या किया गया, जो महामहिम ताज था यानी क्राउन था उसके अधीन कर दिया गया था। इसके अलावा वहाँ उत्तरदायी शासन था जो जिम्मेदार था, ऐसी व्यवस्था थी जिसके आधार पर प्रांत क्या कर सकते थे, जो अपनी आर्थिक शक्तियाँ और संसाधन था उनके आधार पर प्रयोग कर सकते थे। इसके आधार पर वो अपनी साख पर धन का क्या कर सकते थे, उधार भी ले सकते थे। किंतु क्या किया गया, प्रांतीय गवर्नर को बहुत सारे विवेकी अधिकार देकर के उन्हें क्या किया गया, सीमित करने का प्रयास किया गया। यानी प्रांतीय गवर्नर अगर ये अनुभव करें कि प्रांत का प्रशासन संवैधानिक उपबंधों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता, तो वो क्या करेगा, शासन का जो संपूर्ण भार है वो क्या करेगा, अपने हाथ में ले सकता था। इसके अलावा गवर्नर को अल्पसंख्यकों, लोक सेवाओं के अधिकार, कानून एवं व्यवस्था और ब्रिटेन के व्यापारिक हितों और देशी रियासतों आदि के संबंध में बहुत सारी विशेष शक्तियां इसको क्या की गई थी, प्रदान की गई थी। तो इस तरीके से क्या किया गया, वास्तविक रूप से जैसी कि स्वायत्ता और उत्तरदायी शासन की बात इसमें की गई थी, वो व्यवहार में ऐसी थी नहीं। देशी रियासतों को संघ में शामिल होने की पर्याप्त संख्या के प्रावधान के कारण भी भारतीय संघ की क्या हो गई थी, स्थापना नहीं हो पाई थी। और इस विषय पर जब देशी रियासतों से बातचीत प्रारंभ की तो उन्होंने ऐसे विषयों की चर्चा कर दी जिनका क्या था, तत्कालीन समाधान भी संभव नहीं था। यानी बहुत सारे ऐसे बातें उन्होंने कर दी जिसका उस समय कोई हल नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर संघ बन जाता, देश आज़ाद हो जाता, तो उसके बाद में उनकी बातों को सुना जाता और उनके ऊपर क्या किया जाता, कुछ निर्णय भी लिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। तो इसी कारण जो इसके अंदर जो संघ के निर्माण की परिकल्पना की गई थी वो संभव नहीं हुई, क्योंकि न तो सरकार इसके प्रति गंभीर थी और न ही उसने उसके लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारण कर दी। इन कुल मिलाकर इस संघ की जो निर्माण है इसका देशी रियासतों की ही मर्जी पर छोड़ दिया, तो ये इसमें क्या था, कभी भी संपूर्ण नहीं हो पाया था। इसके अलावा जो संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी, वो भी क्या था, संघीय न्यायालय अंतिम नहीं था, क्योंकि इसके विरुद्ध इंग्लैंड के अंदर जो प्रिवी काउंसिल है उसमें क्या की जा सकती, अपील की जा सकती थी। इसका कारण ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो था जिसके निर्णयों के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये था कि जो केंद्र के अंदर जो द्वैध शासन था वो क्या था, उसको जो थोपा जाना, केंद्र के अंदर जो प्रांतों के अंदर समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र के अंदर जो द्वैध शासन सौंपा गया वो द्वैध शासन को, जिससे प्रारंभ में क्या था, साइमन कमीशन भी दोषपूर्ण बताया जा चुका था। तो इस तरीके से इन्होंने जो प्रांतीय स्वायत्ता वगैरह ये सारी की सारी बातें नाम मात्र की थी। इसके अलावा इस संविधान के अंदर जो हम भारत की जो केंद्रीय संसद थी वो भी इसमें क्या कर सकती थी, संशोधन नहीं कर सकती थी, क्योंकि सब कुछ सारी संशोधन की शक्ति थी वो ब्रिटिश संसद के अंदर निहित थी। प्रांतीय जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, गवर्नरों के असीमित अधिकार, तो ये सारी वो बातें थी जिनके आधार पर हम क्या करेंगे, इनकी आलोचना कर सकते थे। अब देखें इस अधिनियम का बहुत बड़ा भाग भारत के संविधान का क्या बनाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय कांग्रेस ने और उनके मुख्य लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू आदि ने इसकी बहुत बड़ी आलोचना की थी, लेकिन फिर भी इसका बहुत बड़ा भाग भारतीय संविधान के अंदर ले लिया गया। भारतीय संघ से संबंधित व्यवस्था को छोड़कर अन्य सभी प्रावधान, इस डेट को ध्यान रखना कि यह अधिनियम कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1937 से क्या हो गया, लागू हो गया। और इसकी आलोचना कांग्रेस ने की, किंतु कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनावों के अंदर भाग लिया और प्रांतों में कांग्रेस ने क्या की थी, अपनी सरकारों का क्या किया था, गठन किया था। बहुत सारे प्रांतों के अंदर कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई और जिनके बारे में हम अगले पार्ट्स के अंदर देखेंगे। इस पार्ट्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।